जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसी वीडियो में हम जानेंगे 2024 के लिए कब तक अगली भर्ती आने वाली है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी जो नेक्स्ट भर्ती है, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है, बहुत जल्दी आने वाली है। जो भी अभी अग्निवीर बने हैं उनसे हमने पता किया और कई सूत्रों से हमने पता किया है, जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है, अगली भर्ती है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। कब मिलेगी वो भी इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? बताइए क्या इसका आंसर होगा? हिमालय, अरावली, विंध्या या सतपुड़ा? देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा अरावली। बी इसका आंसर होगा। देखिए, अरावली जो पहाड़ियाँ होती हैं, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये जो पर्वत श्रृंखला है कौन सी अरावली की, ये गुजरती है जैसे गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से और दिल्ली से होकर गुजरती हैं। अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर। ठीक है, दो है, एक है गुरु शिखर और दूसरी है माउंट आबू। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये दो है, माउंट आबू और गुरु शिखर। कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द विद विच रिलीजन आर द दिलवाड़ा टेम्पल एसोसिएटेड? दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? देखिए, जो दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन धर्मों का समूह है। ठीक है, किसका? जैन धर्मों का। यह राजस्थान में एक सिरोही ज़िले में माउंट आबू गांव से कम 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। फिर से बता दूँ, ये राजस्थान में सिरोही ज़िले में माउंट आबू एक गांव है, वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फील्ड इज़ द कलिंगा प्राइज गिवन? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सोचिए क्या होगा? साइंस, पीस, लिटरेचर या फिल्म? विज्ञान, शांति, साहित्य या फिल्म में? देखिए, ये जो कलिंग पुरस्कार है वो साइंस के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, ये पुरस्कार 1952 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अब यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। ठीक है, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एब्रीवेशन पूछी जा सकती है कि इसकी एब्रीवेशन होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है, फ्रांस में देखने को मिलता है। फाउंडेशन, इसकी जो नींव रखी गई थी 16 नवंबर 1945 को रखी गई थी। कहाँ पे? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में रखी गई थी। उसके बाद इसका जो हेड क्वार्टर पेरिस, फ्रांस में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी वाज? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? देखिए, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? देखिए, ये था एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। असहयोग आंदोलन इसका आंसर होगा। देखिए, इसकी बात कर रहे हैं, जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में आयोजित पहला जन आंदोलन हुआ था। ये शुरू हुआ था 4 सितंबर 1920 को। ठीक है, इसका जो 4 सितंबर 1920 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था। कैसे किया गया था? 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का क्या किया गया था? प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? 4 सितंबर 1920 को। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए ओ ह्यूम ने की थी। देखिए ए ओ ह्यूम ने कब की थी, वो की थी 28 दिसंबर 1885 को की थी। देखिए इनके बारे में बताऊं, जो कांग्रेस का मतलब था, जब इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को इसकी नई नींव रखी थी, तो कांग्रेस का जो मतलब था वो था, कांग्रेस का मतलब था लोगों का समूह। इसकी जो शुरुआत हुई थी नॉर्थ अमेरिका से शुरू हुई थी। जो ए ओ ह्यूम थे वो रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर थे, ये भी आपको याद रखना है। उस समय जब इसकी नॉर्थ अमेरिका में कांग्रेस की क्या रखी गई थी, स्थापना रखी गई थी, तो उसमें जो भारत के वाइस राय थे उस समय थे लॉर्ड डर्फिन थे। उन्होंने कहा था जो कांग्रेस है एक सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का समूह है, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा था, किसी ने, लॉर्ड डर्फिन ने। और एक क्वेश्चन बनता है जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका अधिवेशन बम्बई में हुआ था, ठीक है, पुणे में नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पे प्लेग की बीमारी फैल गई थी। फिर बम्बई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। मुंबई में हुआ था, कहाँ पे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। अगला है द ग्लोबल प्राइज आर नॉट अवार्डेड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग। देखिए ग्लोबल प्राइज की बात करें किस में नहीं दिया जाता है, बताइए। ए इसका आंसर होगा, ठीक है, कला। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें। जो कला है, देखिए नोबेल पुरस्कार कला अर्थात संगीत में नहीं दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, वो डिफरेंट श्रेणियों में दिए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में दिए जाते हैं। जैसे साहित्य में, जिसे हम लिटरेचर कहते हैं, भौतिक में, फिजिक्स में, रसायन केमिस्ट्री में, विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक और रसायन विज्ञान जिसे फिजिक्स और केमिस्ट्री बोलते हैं। आगे शांति के लिए, पीस के लिए अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स एंड शरीर विज्ञान, मतलब कि साइकोलॉजिकल एंड मेडिसिन में दिए जाते हैं। चिकित्सक में भी दिए जाते हैं, चिकित्सा में भी, मेडिसिन में दिए जाते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में दिया गया था। किसको दिया गया था, शांति के लिए दिया गया था हेनरी डूनेट जो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, और फेडरिक पासी फ्रांस के रहने वाले थे। जो मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें 2 बार दिया गया है, 1903 और 1911 में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन थी। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी थी। जो इंदिरा गांधी थे भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 1971 में भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे स्थित है, वो है पुणे में स्थित है, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत चर्चाएं की हैं तो मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। अगला है द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज़। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, बताइए। बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं श्रीहरिकोटा और बेंगलोर में, तो जो हेडक्वार्टर हैं वो है बेंगलोर में स्थित हैं। जो श्रीहरिकोटा में है वहाँ पे क्या होता है, जो भी सैटेलाइट भेजनी है यहाँ से क्या की जाती है, लॉन्च की जाती है, ठीक है, खाली एरिया है तो यहाँ से लॉन्च की जाती है। बट इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में देखने को मिलता है। सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेंगलोर में होती है। देखिए इसके बारे में पता करें कि हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। फाउंडेशन हुई थी 15 अगस्त 1969 में, और इसरो स्टैंड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इम्पोर्टेंट है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट इज नोन एज डायमंड हार्बर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? वो है हल्दिया का बंदरगाह। इसका आंसर होगा ए। देखिए ये जो हल्दिया का बंदरगाह है पूर्वी तट ईस्ट कोस्ट पर स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। ये जो बंदरगाह है हुगली नदी पर बना हुआ है, ठीक है, हुगली नदी पर स्थित है, जिसे डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। अगला है कांडला का बंदरगाह। इसका जो आंसर होगा बेसिक आंसर ए ही होगा, बट आपको थोड़ा सा पोर्ट ऑफ कांडला के बारे में बता देता हूँ। ये पश्चिमी जो कांडला का बंदरगाह है पश्चिम तट पे स्थित है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। कांडला के बंदरगाह में सबसे ज़्यादा जो है इंपोर्ट होता है, मतलब आयात होता है। जैसे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है या आयात होता है वो होता है जैसे पेट्रोलियम का, रसायन का, लोहा का, इस्पात जिसे स्टील बोलते हैं, साथ साथ यहाँ पे नमक, कपड़ा और अनाज का भी आयात होता है। अगला है मंझगांव का बंदरगाह। देखिए मंझगांव का बंदरगाह पश्चिमी तट पर, ठीक है, वेस्ट कोस्ट में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। इसे मुंबई बंदरगाह के रूप में भी जानते हैं। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक पोर्ट और बंदरगाह यहीं स्थित है। अगला है पोर्ट ऑफ मर्मगांव, ठीक है। देखिए इसको मर्मगांव या मुरगांव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पश्चिमी तट गोवा में स्थित है और जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। इसे मुरगांव के नाम से भी जानते हैं। इसका जो बेसिक आंसर होगा ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत के संविधान की बात हो रही है। भारत का संविधान कब पूरा हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में पहिया किसका प्रतीक है? सोचिए। देखिए भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज में पहिया किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है, जस्टिस का प्रतीक है। देखिए जो इंडियन फ्लैग है, भारतीय ध्वज का जो डिज़ाइन किया था वो किया था पिगली वेक्या ने, ठीक है, पिगली वेनक्या ने, वेन क्या होगा, वेनक्या ने किया था। ये जो पिंगली वेनक्या थे वो थे कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधीवादी थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर और गांधीयन थे। ये एक प्रसिद्ध क्या थे लेक्चरर थे, ऑथर थे, जियोलॉजिस्ट थे और एग्रीकल्चरिस्ट थे। नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अब अडोप्ट अर्थात अपनाया गया था। जो नेशनल फ्लैग है कब अडोप्ट या अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला है द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यों की परिषद राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज, बताइए। प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, या इनमें से ऊपर सभी। तो इसका होगा भारत के उपराष्ट्रपति। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति होता है जो राज्य, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए इसका होगा बी होगा, मैंने बता दिया, भारत के उपराष्ट्रपति। जो राज्य परिषद को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। देखिए राज्यसभा का मतलब होता है राज्य परिषद। द काउंसिल ऑफ स्टेट आल्सो नोन एज राज्यसभा। संविधान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 या 250 निर्धारित की गई है। इसमें से जो 12 होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, जिन्होंने लिटरेचर, साहित्य, आर्ट, कला, साइंस, विज्ञान और सोशल सर्विस, सामाजिक सेवाओं में विशिष्टता हासिल की हो, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट या नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आने वाली है। देखिए अग्निवीर की जो 2024 के लिए वैकेंसी है, जैसे जीडी, क्लैरिकल, टेक्निकल, सभी के लिए जो वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी आने वाली है। हमने बहुत सारे जो अग्निवीर बने हैं उनसे पता किया और कई सूत्रों से पता किया। तो ये मत सोचना कि अभी फिजिकल टेस्ट हो रहे हैं, पिछले तो
वैकेंसी नहीं आएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा अक्टूबर तक। अक्टूबर और नवंबर के बीच में, अक्टूबर की शुरुआत में पता लग जाएगा किस दिन नोटिफिकेशन आने वाली है। मैंने जो लगाया हुआ है नवंबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, नवंबर के मिड में, बीच में शुरू हो जाएगी, दिसंबर तक चलेगी। ठीक है, और तब तक उनके जो प्रीवियस चले हुए हैं, ठीक है, फिजिकल, और उनके जो अलॉटमेंट हो जाएगी और आपके शुरू हो जाएगी क्या, एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो मान के चलिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, फिजिकल भी आपको मजबूत होना पड़ेगा और आपको साथ साथ में स्टडी भी करनी होगी। मेंटली और फिजिकली दोनों आपको मजबूत रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अक्टूबर और नवंबर के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को 100% मिलेगी। तो आपको मजबूत हो जाइए। मजबूत मतलब कि शरीर से भी नहीं, दिमाग से भी। ठीक है, एक स्ट्रेस जो भी है उसको ख़त्म कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, किसे दे सकता है? भारत के राष्ट्रपति को दे सकता है। देखिए, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लगभग 65 वर्ष तक पद पर बने रह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। अगला है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? बेसिक सा क्वेश्चन है। सतलुज नदी पर बना है। डी आंसर होगा। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध जो है जॉइंट प्रोजेक्ट है हरियाणा का, पंजाब और राजस्थान का। सतलुज नदी पर बना है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पर नंगल सिटी में स्थित है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, बताइए। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग, ये इसका आंसर होगा। इन्हें कुछ लोगों द्वारा आधुनिक कृषि का जनक माना जाता है। 1970 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है, ये इनको पुरस्कार मिला है। अगला है, भारत में कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टॉप रैंकिंग के 10 स्टेट देखते हैं। ठीक है, रैंकिंग वाइज घटते क्रम में सबसे ज़्यादा से कम किस साइड जाएंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रैंकिंग है भारत की 2023 की, 22-23 की बता रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली गन्ने की उत्पादन होती है, वो होती है उत्तर प्रदेश में, लगभग 133.3 मिलियन टन। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर तमिलनाडु तीसरे पर, चौथे पर कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, बिहार थोड़ा पीछे खिसक गया है, बिहार ठीक है कितने नंबर पे है? 6वें नंबर पर पहुंच गया है बिहार। फिर हरियाणा है, फिर पंजाब है, फिर है उत्तराखंड। अगला है, किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और गन्ने का जो विश्व के हिसाब से देखा जाए तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है गन्ने का। विश्व के स्तर पे भारत में उत्तर प्रदेश। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, तो इसका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 रुपये के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर होती है? तो वो होती है एलोरा की गुफाएं होती हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो बी होगा, देख सकते हैं 20 रुपये का नोट है, एलोरा की गुफाएं हैं, आपको ये बताना है कहाँ स्थित हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।